हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज आपका अध्याय है बेटा लखनवी अंदाज और ये लिखा है बेटा यशपाल जी ने। तो सबसे पहले मैं आपको सार इसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको पढ़ के, ताकि थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन करने में आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी रह जाएगी। तो पाठ को आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वह आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा जो है खाली नहीं मिलता। डिब्बे में पहले से ही एक लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मार के बैठे थे। बेटा ये जो होते हैं ना, जैसे लखनवी नवाब, जैसे पूरा उनका अलग से ड्रेसअप होता है और पूरे जैसे मुसलमान टाइप, जैसे कट्टर से मुसलमान होते हैं, पूरे अमीर मुसलमान जैसे होते हैं, उस अंदाज के जो सज्जन बैठे हुए थे। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलियों पर रखे हुए थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। हमें लगता है ना बेटा, कई बार जैसे हम आराम से कंफर्टेबली बैठे होते हैं, कोई और आ जाए भीड़ करने के लिए, थोड़ा सा लगता है कि भाई ये क्यों आ गया। तो लेखक कहता है कि जैसे मैं गया तो मेरा उस डिब्बे में चढ़ना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास की टिकट इसीलिए लिया होगा ताकि वह अकेले यात्रा कर सके। परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई और सफेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। देखिए बेटा, कुछ लोग ये होते हैं ना, जैसे दिखावे की दुनिया जीते हैं। कई बार पैसा इतना होता नहीं है, लेकिन वो शो करते हैं कि भाई हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, अपना पूरा जो है टॉर निकाल के रखते हैं। तो ये जो थे कि भाई ऐसे अगर इतने ही नवाब हैं तो फर्स्ट क्लास का इन्हें लेना चाहिए था टिकट, सिंपल सी बात है ना। और उन्होंने सेकंड क्लास का लिया है। तो अब अगर कोई और आदमी आ गया है, अब ना तो वो लेखक को अच्छा लगा कि भाई वहां पे पहले से कोई बैठा हुआ है, ये तो खाली नहीं डब्बा, और ना लेखक का चढ़ना वो जो है जो नवाब है भाई उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। कई बार बेटा होता है ना, देखिए हम कुछ चीजें ना अकेले में खा सकते हैं, लेकिन हम सभी के सामने नहीं खा सकते। अब जैसे या मैंगो है या वाटरमेलन होता है, हम ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार खाना सबके सामने हमें थोड़ा अजीब भी लगता है कि भी क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। तो कहता है वो राइटर, मतलब जो लेखक है यशपाल जी, वो ये सोचते हैं कि भाई इन्होंने टाइम पास के लिए खरीद लिया होगा खीरा, लेकिन अब क्योंकि मैं चढ़ गया हूँ गाड़ी में, तो अब मेरे सामने अब ये खीरा खाने से थोड़ा सा परहेज करेंगे या नहीं खाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि नवाब साहब ने क्या किया, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, किंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे हैं। मतलब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई वो बाहर को देख रहे हैं, खिड़की से बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा कि वो थोड़ा सा कनखियां क्या होता है कि जैसे हम थोड़ा सा तिरछी नजर करके किसी को देखते हैं ना, टेढ़ा सा करके, जैसे साइड में फेस हमारा सीधा रहता है, लेकिन हम आंखें घुमा के ऐसे कॉर्नर पे देखते भी क्या चल रहा है। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा। उन्हें खीरा ऑफर किया कि आप भी खा लो, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया था। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छिले, काटे और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक ने खाने को कहा। देखिए एक बार तो पहले क्या हुआ, पहले जब वो खीरा रखे हुए थे तब उन्होंने ऑफर किए नवाब साहब ने लेखक कि भाई खीरे ले लो, तब उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। फिर अब लेखक ने क्या किया, उसने जो नवाब थे उन्होंने खीरे को धोया, उसके बाद उन्होंने काटा और नमक मिर्च वगैरह उस पर अच्छे से लगा के दोबारा से जो है खीरा जो है लेखक को ऑफर किया, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो लेखक है वो उन्हें पहले मना कर चुके थे, इसीलिए आत्म सम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बना लिया। लेकिन अब क्या है बेटा कि अब जैसे नमक लगाया ना खीरे पे, तो कहीं ना कहीं लेखक का मन सा तो कर ही गया खीरा खाने के लिए, क्योंकि बड़े साफ सुथरे से थे और बड़े अच्छे ढंग से काटे थे नवाब ने, खाने का मन तो कर गया। लेकिन अब समस्या ये थी कि पहले वो मना कर चुके थे। तब ये ना कि पहले मना कर दिया और अब कटा हुआ देख के खाने का मन कर गया, थोड़ा लगता है ना बंदे को कि भी ऐसे मेरे तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने अपना सम्मान बचाने के लिए जो है मना कर दिया, ठीक है। तो ये कह दे कि मेरा तो पेट जो खराब है इसलिए मैं खा नहीं सकता। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में
अपनी असलियत पर उतर आए हैं, है ना। मतलब कि वो बनते तो इतने नवाब है, लेकिन अब ये कैसे है कि बस खीरा खाने लायक है, इनकी बहुत ज्यादा हैसियत इनकी नहीं है। नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर फोटो तक ले गए, उसको सूंघा, जो खीरे की फाड़ी थी। खीरे की खीरे की स्वाद का खीरे के स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मुंद गई। मतलब उन्हें जो उसकी खुशबू महसूस हुई ना, उसको जब सूंघा उन्होंने, तो हम कई बार क्या होता है बेटा कि हम स्मेल से हम टेस्ट का अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही सूंघा और ऐसी पलकें अपनी मूंद ली, आंख बंद करके मजा लिया उस स्वाद का सिर्फ खुशबू से। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतार गए। मतलब अब जैसे खीरा सूंघा तो स्वाद का इमेजिन करके उनका मुंह जो है, मुंह में पानी आ गया और वो पानी उन्होंने गले से नीचे उतार लिया। जब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, अब क्या किया उन्होंने, सूंघा, मजा लिया, मतलब सिर्फ सूंघने का, टेस्ट का अंदाजा लगाया और बाहर जो है वो खीरा बाहर फेंक दिया, जो फांक थी। इसी प्रकार एक एक करके फांक को उठाकर सूंघते जाते और फेंकते गए। सारे फांकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछ लिया, जैसे कि उन्होंने खीरे खा लिए हों। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर वह लेट गई। मतलब उन्होंने ऐसे खाया था ना, जैसे खाया क्या, सूंघा था, स्वाद का मजा लिया ऐसे ही सूंघ के, और फिर वो खीरे बाहर फेंक दिए एक एक करके। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है ना। इस प्रकार को खीरा इस्तेमाल करें कि हम भी देखो कोई चीज है, मान लो हलवा बनाया, हमने इसको सूंघा, हलवे को, मुंह में पानी आया, पानी को गुटक के और हीरा जो है वो जो हलवा अगर फेंक दे तो क्या इससे पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले, मतलब डकार भी आ गई उनको, ऐसे ही डकार मारी और बोले, खीरा है तो लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। कहता है लगता तो स्वाद है लेकिन पेट पर एक वजन डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि सब खीरे के गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है ना। मतलब जैसे उन्होंने क्यों सफर किया था, उन्होंने सेकंड क्लास में अलग से, जाना तो पास में ही था, फिर भी उन्होंने रिजर्वेशन करवाई। वो इसलिए करवाई कि थोड़ा अलग से बैठेंगे, बाहर प्रकृति का नजारा लेंगे और कहानी का कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा। लेकिन वो कहते कि अगर ये नवाब बिना खाए उस खीरे का स्वाद ले सकता है, तो बिना किसी विचार की घटना के मैं कोई कहानी नहीं बना सकता। तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका लखनवी अंदाज। अब मैं थोड़ा सा लेखक परिचय में थोड़ा सा आपको पढ़ के बताती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। ये यशपाल हैं बेटा, और इनका जो जन्म है वो 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। फिरोजपुर में छावनी एक, वहां हुआ। और इसके बाद मैं इनके जो प्रमुख कार्य हैं बेटा वो मैं आपको थोड़े से बता दूं। जो कहानी संग्रह जो है इनके, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता। उपन्यास जो लिखे हैं, झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी, उसकी बात। ठीक है, तो ये इनका जो कार्य है, जो इनके मुख्य है वो है। और आगे बेटा ये तो था आपका, और मैं आपको थोड़ा सा इसके जो है सोल्यूशन भी आपको साथ साथ बता देती हूँ। तो आपने बेटा फर्स्ट डे क्या करना है, आपने जो कल के लिए आपने सिर्फ इसका सार जो है अच्छे से वो पढ़ना है, याद करना है। और परसों के लिए आपने ये जो प्रश्न अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, इन प्रश्नों को आपने परसों इसको क्वेश्चंस को याद भी करना है, प्लस अपनी फेयर कॉपी पे इसको आपने लिखना भी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बेटा, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। देखिए जैसे क्या होता है, जैसे हम किसी के साथ सफर करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि भाई ये बंदा हमसे बात करना चाहता है नहीं चाहता, लेकिन लेखक को नहीं लगा कि भाई ये जो नवाब साहब है मुझे मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है। तो क्यों लगा उनको? लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। मतलब उनकी आंखों से उनको लगा। तो ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं प्रकट किया, कोई आगे से बात भी नहीं छेड़ी। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हो गया। सिंपल सी बात बेटा, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं ना, तो हम बहाना ढूंढ लेते हैं, हाँ भाई कहाँ से आए हो, कहाँ पे जाना है, किससे मिलने के लिए जा रहे हो, और आपके परिवार में कौन कौन है, तो इससे बात आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब हम किसी को बुलाना ही नहीं चाहते तो हम क्या करते हैं, हम उनको आंखों से ही हम उसको अवॉइड कर देते हैं, हम अनदेखा कर देते हैं। तो लेखक को भी ये लगा कि भी नवाब साहब ने मुझे अवॉइड किया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका मतलब छिड़क दिया उस पे, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया।
उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है ना? आपके मन में भी ये प्रश्न आया होगा कि भाई खीरा इतने बड़े चिकने चिकने खीरे थे, साफ सुथरे, उनको धोया, फिर छीला, फिर काटा, नमक मिर्च भी लगाया और फिर फेंक दिया। अभी क्या बात हुई? तो क्या है बेटा कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुड़का, अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। मतलब कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो बस ये खुशबूदार चीजों की जो अच्छी अच्छी चीजें है ना, खुशबू ले लेते हैं और हमें तो उसमें मजा आया था, ये फालतू की चीज है, हम इनको यूज नहीं करते। क्योंकि देखिए, एक अगर गरीब आदमी है ना बेटा, वो कभी भी खीरा कम से कम काट के फेंकेगा नहीं, है ना? तो अब उन्होंने खीरा काट के फेंका, क्यों? एक्चुअल में उनकी पोल खुल गई थी कि एक तो वो नवाब साहब बने हुए अपनी पोशाक से, लेकिन वो सफर कहाँ कर रहे हैं? सेकंड क्लास में। ऊपर से गोद में क्या रख रखे थे उन्होंने? खीरे। हो सकता है कि अगर लेखक उसी डब्बे में ना चढ़े होते तो वो नवाब साहब बड़े शौक से उन खीरों को खा जाते। लेकिन अब हुआ क्या कि एक दूसरे आदमी के सामने उनकी इंसल्ट हो रही है कि वो ट्रेन में खा भी क्या रहे हैं? मात्र खीरे। भाई अगर कुछ और चिकन बिरयानी खा रहे होते या कुछ और तो थोड़ा सा टौर भी थी उनकी। अब खीरे खीरे कौन खाता है? ठीक है, कि भी सस्ता माल है। तो इसीलिए सिर्फ अपनी अमीरी का रौब दिखाने के लिए उन्हें और कोई तरीका नहीं मिला, खीरे काटे भी, सूंघे और फेंक दिए। ठीक है, उनका ऐसा करना दम्भ, मिथ्या, आडंबर, प्रदर्शन, प्रियता, उनके व्यवहार के खोखलेपन को संकेत करता है कि भाई वो क्या है? एक मिथ्या आडंबर करते हैं कि भाई हम अमीर हैं, खोखलापन है, प्रदर्शन है, फालतू की, मतलब ये जो मतलब ढकोसले हैं, वो उससे पता चलता है कि वो बंदा कितना दिखावटी है। तीसरा बेटा, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल ने इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? देखिए, जब वो जो नवाब साहब है वो डकार लेते हैं, है ना, सूंघते हैं खीरे को, मुंह में पानी आता है, पानी को गुटक जाते हैं, मतलब अंदर ले जाते हैं पानी को, और जो है खीरा फेंक देते हैं बाहर एक करके, जो फट जाती है, और उसका पेट भर जाता है, मतलब वो डकार भी लेते हैं साथ में। तो लेखक ये सोचता है कि बिना खाए अगर डकार आ सकती है तो क्या बिना विचार के, बिना पात्रों की कोई कहानी लिखी जा सकती है? ये सिर्फ एक व्यंग है बेटा। मतलब अगर विचार नहीं होंगे, घटना नहीं होगी, पात्र नहीं होंगे, तो कहानी में होगा फिर क्या? क्योंकि कहानी में विचार, घटना, पात्र, यही चीजें मिलके तो कोई कहानी बनती है। ऐसे ही अगर हमें पेट भरना है तो हमें कुछ भी खाना होगा, ठीक है, चाहे वो चीज सस्ती है चाहे महंगी है, लेकिन पेट भरने के लिए हमें कुछ तो खाना ही होगा। ठीक है, तो यही है इसका जवाब। आप इस बात से कहां तक सहमत हो? अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग किया है। किसी भी कहानी की रचना उनके आवश्यकता तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं, ये कहानियों के लिए आवश्यक तत्व है। देखिए बेटा, एक घटना होती है, उस घटना का ब्यौरा कौन देते हैं? पात्र देते हैं, और पात्र क्या बोलते हैं? संवाद बोलते हैं, मतलब आपस में बातचीत करते हैं, तब जाके कहानी आगे बढ़ती है कथा वस्तु के माध्यम से। जब यही चीजें नहीं होंगी तो फिर कहानी में क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये व्यंग भी है जो नए कहानीकारों पे है, क्योंकि नई कहानियों में ऐसा, जो नई कहानीकार है वो मानते हैं कि भाई पात्र की जरूरत नहीं है और भावों की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पे व्यंग किया है। आगे है बेटा कि आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी का नाम झूठी शान आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि लखनवी अंदाज वो था कि भाई खीरा सूंघा फेंक दिया राइटर ने, तो ये रख दिया। आप कह सकते हैं कि झूठी शान भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान की शौकत को बरकरार रखने के लिए ही इस उद्देश्य से उन्होंने जो खीरे थे वो फेंके थे। ठीक है बेटा, आगे आपका प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। देख लेते हैं, ये प्रश्न भी आपको मैं करवा देती हूँ बेटा। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत करें। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में कीजिए। देखो बेटा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सेकंड क्लास में एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए हैं। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से उन्हें धोया, फिर तौलिए से साफ किया, पानी सुखा लिया, जेब से चाकू निकालकर फिर बड़े से सलीके से छील कर उनके फांके बनाकर उस खीरे की पतली फांके की, फिर तौलिए पर सजाया और उसके बाद जीरा मिला, नमक और मिर्च वो छिड़के। उसके बाद एक एक करके उन्होंने फांके उठाकर गिरा दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने सूंघ लिया था। ठीक है, तो बस यही चित्रण है आपका।
तो बेटा ये थे आपके प्रश्न जो कि आपने करने हैं। तो कल आपने सिर्फ बेटा क्या करना है कि ये जो मैंने लखनवी अंदाज का आपको सार बताया है, ये आपको पता होना चाहिए कि कहानी एक्चुअल में है क्या। जब आप ये कहानी पढ़ लोगे तो परसों आपने ये जो प्रश्न अभी मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवाए हैं अभ्यास से संबंधित, और एक जो नेक्स्ट था कि भाई खीरे के किस प्रकार उन्होंने काटा और सजाया उसकी पूरी प्रक्रिया, वो क्वेश्चन भी, तो ये आपने अपनी फेयर कॉपी पे लिखना भी है और याद करना है। और अगर कोई दिक्कत आती है बेटा तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास हमारे हैं, आप अपनी समस्याएं हैं जो व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा भी लगता है तो भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है बेटा तो भी आप कमेंट के माध्यम से आप हमें अपनी बात कह सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।